So please welcome Pratap Chandra Sen and Rohan Chopra, Dastan-e-Partition. हाज़रीन, कई बरस पहले की बात है, इस बर्रे सगीर हिंदुस्तान जन्नत निशान में एक सुराख पैदा हुआ। वो सुराख बढ़ के एक शिगाफ बना। शिगाफ बढ़ता गया हत्ता कि खलीज बन गई। खलीज बढ़ती चली गई और उसको पुर करने के लिए लोगों की बलि मांगी गई। पहले उसमें 1, फिर 2, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, यहाँ तक के 10 लाख लोग जाकर दफन हो गए। 10 लाख बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत जब अपनी आहुति दे चुके, तब जाकर वो खलीज पुर हुई। खलीज के ऊपर एक सरहद बनी। सरहद के इस पार एक मुल्क बना, उस पार दूसरा मुल्क बना। दोनों मुल्कों ने आजादी पाई। आजादी के जश्न मनाए गए। पर उन 10 लाख लोग जिनकी कुर्बानी ने इन 2 नए मुल्कों को हयात बख्शी, उन्हें जिला दिया, उनकी कोई यादगार, कोई निशानी ना ही सरहद के इस पार बनी, ना ही उस पार बनी, और ना ही सरहद के ऊपर बनी। तो ये पेशकश एक नजराना अकीदत है इन लाखों गुमनाम लोगों के नाम। तो हाजरीन, हमने इस पेशकश में उर्दू के बड़े बड़े अफसाना निगारों की कुछ चुनिंदा चीजें शामिल करने की। साहब अब तो पहले जाकर बैठ गए, हमारा इंतजार तो कर लेते। अरे साहब, दास्तान का आगाज होने जा रहा है, अब नहीं बैठूंगा तो कब बैठूंगा। पर साहब, जब 2 लोग मिलकर एक दास्तान सुनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक कायदा होता है। ये थोड़ी कि दूसरे को नजरअंदाज कर खुद हमसे बैठ जाएंगे। सुन लीजिए, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये सारी बातें आपके सर के ऊपर से जाने वाली है। नहीं, अदब के ठेकेदार तो आप हैं। आप जैसे तरक्की पसंद लोगों की वजह से ही आज सूबा नस्ले कत्लेआम की बात हो रही है। ये देखिए, एक तो आप 2 तिहाई हैं। पहले आप गुंडागर्दी करें, फिर कोई भी मसले पैदा हो तो उसकी फसाद की जड़ हमें बता दें। सुन लीजिए मियाँ, हम जबान दे चुके और अब ऐसे मुअज्जब लोगों के सामने बैठे हैं, वरना आप करोल बाग के हमारी गली में आ जाते तो आपके पर खच्ची उड़ा देते। देख रहे हैं हाजरीन, इतनी सेक्युलर जनता के सामने ये हमें ऐसे मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं। अजी, इनके भरोसे बैठे बैठे 75 साल हो गए, तुमको अब तक अकल नहीं आई। बस बहुत हुआ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ये रहा आपका हिस्सा, ये रहा मेरा हिस्सा। अब आप ना ही हमारे हिस्से में रुख कीजिएगा और ना ही हमारी हवा की सांस लीजिएगा। सुन लीजिए मियाँ, इस चौकी का बंटवारा नहीं हो सकता। ये चौकी अखंड है और अखंड रहेगी। हाजरीन, देख रहे हैं आप ये सब? अगर आज ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा? खुदारा बुलाए किसी अंग्रेज को कि अपने हवाई जहाज पर उड़ते हुए आए और हमारे बीच में सरहद का तय्युन करे, वरना तो ये हमें खा जाने पर तोड़े हैं। अजी, अंग्रेज गए, अब यहाँ रहना है तो हमारी रविश अख्तियार कीजिए। अब टाई करना बंद कीजिए। ये रहा कटोरा, ये रहा पानदान, खुदारा दास्ता शुरू कीजिए। तो हाजरीन, एका और अजनबियत का एहसास हकीकत भी है और तसव्वुर भी है। साथ साथ रहकर अलग रहा जा सकता है और अलग रहकर भी साथ साथ। और इस एका और अजनबियत के बीच की महीन दरार है बंटवारा। मगर मुल्कों के तकसीम में लोगों की तकसीम मुज़मर है, यानी उनकी मकान की, जायदाद की, अदब की, तहजीब की, रूह की, जान की और यहां तक की जमीनों आसमान की तकसीम। तो हाजरीन, पेश है दास्तान पुर अमन जद्दोजहद की, कुर्बानी की और तारीख राहों पर मारे जाने की। तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि जब बर्रे सगीर हिंदुस्तान जन्नत निशान की सरजमीन पर बंटवारे और तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ,
तो उसके पाक बदन के रोए रोए ने मचलना शुरू किया। बाज रोए फुदकने लगे, बाज रोए दुबकने लगे, कुछ रोए दाई तरफ तो कुछ रोए बाई तरफ चल पड़े, और बीच में खड़ी रह गई एक सीधी लट। अबे सीधी लट के जो ऊपर वाले रोए थे वो नीचे आने के मुश्ताक थे, और जो नीचे वाले रोए थे वो ऊपर जाने के बेसब्र। इश्तियाक और बेताबी, बेताबी और इश्तियाक का ये सिलसिला जब देर तक चलता रहा और वो सारे रोए आपस में गडमड हो गए, तो हाजरीन वो वक्त था आधी रात का। हाजरीन, ये उसी आधी रात की घड़ी की बात है जब एक अजीम रहनुमा अपने मुल्क की किस्मत का अहद पैमान कर रहा था कुदरत के साथ। तो उसी आधी रात की घड़ी को दिल्ली के किसी और कोने से यह पुकार आई, बल्ले बल्ले जवाहरलाल, तूने कर दिया बड़ा कमाल। तेरे सौ सौ सीसे दे रहा हर पंजाबी लाल, जो लुट पिट कर आया है साथ में कुछ नहीं लाया है, दरियाओं पानी चीर चार, तूने कर दिया बड़ा कमाल। फरती फाड़ पंजाब की हमें दे दिया एक रुमाल, किस करके? इस करके, चाहे मत्थे पीटे चाहे मर खप जाए, किस करके? इस करके। आजादी खून चाहती है तभी वो रंग लाती है, तेरे चेहरे का कमाल, बल्ले बल्ले जवाहरलाल। अर्ज करे हम मिलके लाखों हाल बेहाल, संभालो राज अपना, संभालो देश अपना, संभालो फौज अपनी, संभालो मोहर अपनी। बल्ले बल्ले जवाहरलाल, तूने कर दिया बड़ा कमाल, बल्ले बल्ले जवाहरलाल। तो हाजरीन, जब मुल्क की बंटवारे की बात शुरू हुई तो साथ ही साथ शुरू हुई फिक्र सरकारी असबाब और सामान के तकसीम की। तो एक सरकारी महकमा था, महकमाए गिज़ा ज़राअत, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और उसकी कुल मिरास थी 80 बड़ा साहिब की कुर्सी, 80 बड़ा साहिब की मेज़ें, 800 क्लर्कों की कुर्सियां, 120 टाइपराइटर, 50 अलमारियां, 10 तिजोरियां, 20 घड़ियां, 15 साइकिलें, 30 दबाते, 30 खाने, और बंदरों को भगाने के लिए नौकर रखे गए 4 लंगूर। तो हाजरीन, जब तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ तब जाकर पता चला कि 150 कुर्सियां टूटी पड़ी है, 30 टाइपराइटर्स खराब है, 18 तिजोरी में जंग लगा है, 15 घड़ियां बंद पड़ी है, 2 लंगूर फरार है, और 4 पैखाने ऐसे हैं कि पैखाना खुद वहां जाने से नाक से कोड़े। और ये सारा सामान 2 नई सरकारों के बीच तकसीम होना था। तो हाज़रीन, हिसाब कुछ यूं लगा कि एक टूटी कुर्सी के वजह एक सोफा सेट, एक साइकिल के वजह घड़ी, और एक तिजोरी के वजह एक अलमारी। जब ये सारा सामान तकसीम हो गया तब बचकर रह गए वाइसरॉय के दिए गए 3 तमगे, 4 सर्टिफिकेट और 2 एंग्लो इंडियन क्लर्क, जिन्हें पैखाना के पास छोड़ दिया गया, और गालिबन वो आज भी वहां की वहां ही मौजूद हैं। पर हुजूर, ये सब तो फिरूई बातें हैं। असल मसला तो उस इमारत का था जिसे एक शहंशाह ने हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाने के लिए जमुना नदी के किनारे बनवाया था। यारों का दावा था कि वो इमारत तो उधर की है, और वो उसे ईंट दर ईंट, मीनार दर मीनार, कब्र दर कब्र खोद कर उधर ले जाएंगे और उसे असरे नौ खड़ा करेंगे। अब इस पर यारों ने कहा कि ताजमहल तो हम तुमको दे ही दे, मगर पहले सिंधु नदी का रुख इस तरफ कीजिए जिसके किनारे हमारे बुजुर्गों ने वेद पुराण जैसी अजीम किताबें लिखी थी। हाजरीन, बड़े अफसोस की बात है, ना ही ताज अपनी जगह से टस से मस हुआ और ना ही सिंधु नदी ने अपना रुख बदला। पर एक ऐसी नदी थी जो इस तरफ बहा करती थी, जिसका नाम था पद्मा नदी, और पद्मा नदी ने बड़ी ही मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। हुआ यूं कि उधर का एक हिस्सा इस तरफ रह गया था और इस हिस्से और इधर की बीच की सरहद थी पद्मा नदी। अब पद्मा नदी को हर साल जौबन चढ़ता, वो अठेलियां मारती तो कभी उधर, हिलकोरे लेती तो कभी इधर। जब वो उधर पछाड़े मारती तब उधर के गांव इधर चले आते, और जब वो इधर लहरें निकालती तब इधर के गांव उधर चले जाते।
इधर उधर के इस घाल-मेल में बड़ी दुश्वारियां पैदा हुई। यहाँ के वजीर आजम और उधर के सदर ने लाख उल्लाने भेजे, फरमान जारी किए, अरे बांध बनवाए, पर पद्मा नदी सलीका ना सीख सकी एक अच्छी सरहद बनने की। अजी हुजूर, छोड़िए पद्मा नदी की अटखेलियों को और जरा इधर तवज्जो दीजिए कि मोहे छेड़ो न छेड़ो नंदलाल, मोहे छेड़ो न छेड़ो नंद। अरे बंद कीजिए बकवास, ये जमाना बदल गया है। गाना है तो कुछ इस्लामी गाइए ना। इस्लामी? भाई साहब, मौसीकी में कौन सा इस्लामी गैर इस्लामी? क्या बात करते हैं, जब मुल्क इस्लामी हो सकता है, अदब इस्लामी हो सकता है, तारीख इस्लामी हो सकती है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम इस्लामी हो सकते हैं, तो मौसीकी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? पर भाई साहब, इस्लामी मौसीकी से आपका क्या मतलब? देखिए, सीधी सी बात है, कव्वाली और गजल इस्लामी है, ठुमरी और दादरा गैर इस्लामी, ख्याल इस्लामी है, ध्रुपद इस्लामी गैर इस्लामी, हारमोनियम इस्लामी है, तानपुरा गैर इस्लामी। गैर इस्लामी। जैसे आप कहते हैं अलाप, अरे वो होता है अल्लाह आ, और उनकी जगह बोलिए ना अली। अब जितना चाहिए गाइए बजाइए। हुजूर, मेरी गर्दन बख्शिए, मैं चला, खुदा हाफिज। हिंदुवानी, मुसलमानी, गैर इस्लामी के बीच की ये आवेजिश कई दहाइयों से जारी थी और इसके नरघे में बड़े बड़े सूरमा तक आ चुके थे। जोश साहब, क्या आप जानते हैं कि आपके आने वाली नस्लों में क्या गुजरेगी? अरे जोश साहब, आपके बच्चे उर्दू, आपके कलाम का तर्जुमा हिंदी में पढ़ेंगे। क्या आपको ये अजीम लिसानी तहजीबी बर्बादी मंजूर है जो आप यहाँ हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं? बर्बादी शर्त है आबादी की और बस ना जिद है उजड़ने की। तो हाजरीन, हुआ यूं कि गंगा किनारे गाजीपुर के गांव में कुछ सूरमाओं ने ये तय किया कि जब तक वो सारे के सारे मलेच्छों यानी मुसलमानों को अपने गांव से नहीं निकालेंगे तब तक वो चैन की नींद नहीं सोएंगे। का भैया, अरे कुद्दन की कुछ खबर अबर है कि ना? हम तो उन्हें बहुत समझाए रहे कि का करो हर जातो, पर वो हमारी बात ही ना समझे। अरे बेकार ही समझाए हो। अरे आजकल हम लोग लड़कन के बाप नहीं, लड़कन हम लोग के बाप हो गए। अब हम कहे कि ये बसीर उधर क्या करे जात हो, तो वो बिफर के कहीं कि हिया मुसलमानों का तरक्की का रास्ता बंद हो गया है। अब गए हैं उधर तो बीवी बच्चन को भी लेकर जाए ना। काहो बशीर, ये पाकिस्तान बना हिंदू मुसलमान के अलग होने के वास्ते ना, तो हम तो ये देख रहे हैं कि भाई भाई से, मियाँ बीवी से, अरे बाप बेटे से अलग हो रहा है। अब कुद्दन हुआ चले गए तो मुसलमान और हम हिया रह गए तो क्या हिंदू बन गए? क्या मियाँ, जवाब दो। ई का जवाब देंगे इनके जिन्ना मियाँ तो हाथ झाड़ जोड़कर निकल दी। सही है, पाकिस्तान बने वास्ते वोट दीहीन हिया के मुसलमान, और जब बन गया तो जिन्वा साहिब कहीं कि जाए हिया के मुसलमान चूल्हे भाड़ में। ये दाग दाग उजाला, ये शब्द गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं, चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं। अजी, कौन सा उजाला दाग दाग हो गया है? ये तो आपके साथ बड़ा ही मसला है। जब हम अपने कौम की तामीर का जश्न मनाते हैं तब आप शुरू हो जाए तब नमातम लेकर। अरे हाँ, हुई थी मारकाट, थोड़ा खून खराबा भी हुआ ही था, पर उसके बाद 2 नए मुल्क भी तो बन के आए। आप ये क्यों नहीं देखते कि आज हमारे पास एक नहीं 3 कौमें हैं, 3 मुल्क हैं,
3 झंडे हैं, 3 फौजें हैं, 3 न्यूक्लियर रवायतें हैं, 3 क्रिकेट टीमें हैं, और तो और 16 से 17 सरहदें हैं, 18 से 19 बगावत है, और ये भी तो देखिए कि 200 करोड़ लोगों के बीच एक ओलंपिक्स एथलेटिक्स गोल्ड मेडल भी तो है। और आप ये बताइए, आप वहां रह के कर भी क्या लेते? माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैनी। अजी, शिनाख्त के बहरान में आप 75 साल पहले मुब्तला थे और आप आज भी वहीं के वहीं हैं। शिनाख्त? अमा जहां कौमों का वजूद खत्म हो रहा था, वहां शिनाख्त की क्या हैसियत है? जब ये उजाला हो रहा था, रावलपिंडी के करीब 6 साला जीत ने देखा कि उसके गांव को हमलावरों ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमलावरों ने पहले माल की गुहार की और फिर जान के बदले मजहब बदलने की मांग की। जीत की मां ने उसके 2 महीने के भाई की दुहाई देते हुए उसके पिता से यह कहा, हमलावरों की बात क्यों नहीं मान लेते, मजहब बदल लो। मगर जीत के बाप ने बोला, हरगिज नहीं, हम जान दे देंगे मगर ना ही अपना मजहब बदलेंगे और ना ही अपनी औरतों की आन देंगे। सच्चे पातशाह का पाठ करके जीत के बाप ने उसकी आंखों के सामने उसकी मां और 4 बहनों को शहीद किया। कृपाण का एक बार जीत के सर पर भी पड़ा। जब जीत ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक ट्रेन के डिब्बे में पाया। अपने आसपास देखकर उसे लगा अपना ही तो परिवार है, पर वो लाशें भी अजनबियों की निकली। प्यास का शदीद गलबा था। किसी तरह कुछ पानी फराहम हुआ, मगर पानी की एक बूंद जीत के गले तक नहीं पहुंची कि ट्रेन झटके से रुकी। प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ फौजियों की कतारें थी और दूर ढोल ताशे की आवाजें आ रही थी। शायद कोई शरणार्थियों का जत्था आने वाला था। जत्था आया तो सही, पर लाशों का। गांव वालों ने लाशों को अपने कंधे से उतार कर ट्रेन में ठूसते हुए यह कहा, सारे पिंड से 200 लोग कम हो गए हैं, हर डिब्बे से 10-10 लोग नीचे उतर आए। पेशावर एक्सप्रेस अपना सफर यूं ही तय करती रही। स्टेशन दर स्टेशन मुलाकातियों का जत्था ऐसे ही आता रहा। आखिरकार जब ट्रेन अमृतसर पहुंची तब 6 साला जीत के अलावा उस ट्रेन में कोई न था जो जय हिंद कह सके। मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए जो मुलाकाती ट्रेन स्टेशन पर आए थे, उनमें से कुलवंत सिंह सबसे पहले जाकर ट्रेन में कूद गया और डब्बा डब्बा झांकते हुआ वहां पहुंचा जहां जीत थी। उसने लपक कर जीत को अपने हाथों में उठाया और उसके खुश्क आंसुओं को अपनी आस्तीन से पोंछते हुए यह कहा, फिक्र न कर पुत्र, सच्चे बादशाह दी पुकार सीधे पूरा करांगे। 80वीं गाड़ी पार के उत्ते भेजिए। सूरते हाल का मुआयना करने जब एक अमरीकी रिपोर्टर स्टेशन पहुंचे तब उन्होंने देखा कि जहां से ट्रेन से घसीट कर लाशें डाली जा रही थी, वहां ऊपर साइन बोर्ड पर यह इबारत लिखी थी, शिकायत की किताब स्टेशन मास्टर के पास मौजूद है। जिन मुसाफिरों को रास्ते में कोई तकलीफ पहुंची हो फौरन रुजू करें। मैं किससे इंतकाम लूं? ये सच है बेकसों के खून से सुर्ख हो गई जमीन, मुसीबतों की दास्तां मैं सुन चुका हूं हम नशी। मैं सुन चुका हूं किस तरह बुजुर्ग नातवान भी, बिलख्ते शीरख्वार भी, फसुर्द नौजवान भी, अजल के घाट एक एक करके सब उतर गए। मैं सुन चुका हूं हम नशी ये दास्तान दिल खराश, मगर किसे मैं दोष दूं, मैं किससे इंतकाम लूं? फरमाया बुजुर्गों ने कि कौम की इज्जत खानदान की इज्जत है, खानदान का पास उसकी नामूस है। मां ना हो तो बेटा ना होता, हवा ना हो तो नस्ल इंसानी ना होती। तो बस साबित हुआ कि वो फर्द जिसे औरत कहते हैं वो पूरे कौम की जान है, उसका असल है, उसका जुज़्व खास है।
तो जब सन 47 का रन पड़ा तो उस जंग का सबसे बड़ा सरमाया इन्हीं सिनफे नाजुक की जात थी, और उस जंग का सबसे बड़ा हथियार भी औरत की ही हस्ती थी। तो एक करारनामा जारी किया गया कि कोई भी हिस्सा दूसरे की अमानत में खयानत नहीं करेगा, और जिसका जो असल है वो उसे वैसे ही लौटाया जाएगा, और रही बात सूद की, उन्हें यतीम खाने भेज दिया जाएगा। तो फौजें दौड़ाई गई, कमेटियां बैठाई गई, और खेतों में, रन की डेरों में, खलियानों में नए सिरे से औरतों की पकड़ धकड़ शुरू हुई। बिछड़ी भटकी औरतें जब पकड़ी गई, तब उनकी असली आजमाइश तब शुरू हुई जब वो अपने अपनों के पास पहुंचे। पाकी नापाकी के इम्तिहान लिए गए। आग में चढ़ने और उतरने के इन सिलसिलों को नया रंग तब चढ़ा जब ये जाहिर हुआ कि अब बहुत सी औरतें इसलिए नापैद है क्योंकि अब वो जहां है वहां खुश है। हाजरीन, अख्तर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जब उसके शहर पर आफत पड़ी और घर के घर जला दिए गए, तब वो अपने माँ, बाप और भाई का गम ये उस ट्रेन पर सवार हुई जो उधर जा रही थी। रास्ते में जैसे कि होता था, परमेश्वर सिंह और उसके साथियों ने उसे ट्रेन से घसीट कर उतार लिया। जब अख्तर 28वीं बार हुल चुकी, तब ना जाने क्यों परमेश्वर सिंह को उस पर रहम आ गया और उसने अपनी पगड़ी खोलकर उसके जिस्म पर डाल दी। उस एक लम्हे के लिए अख्तर परमेश्वर सिंह की इतनी शुक्रगुजार हुई कि उसने अपनी सारी जिंदगी उस पर न्योछावर कर दी। अख्तर और परमेश्वर उसके गांव में रहने लगे। अख्तर को सरदारनी और उसकी दूसरी बीवी बनना मंजूर था, पर नहीं मंजूर था तो दोबारा उजड़ना। मगर तारीखों के इनकलाब में अख्तर और अख्तरिया नक्कार खानी की तूती की तरह होते हैं। लाख छुपने छुपाने पर भी अख्तर की निशानदेही हो ही गई। 21,105 अगवाशुदा औरतों में से अख्तर बस एक हिंसा थी, एक गिनती, ख्वाहिश और खुदी से यकसर मासूम। गड़ी है कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ले खुदावंद की उमंग लिए। गड़ी है कितनी सलीबें मेरे दरीचे में। तो हाजरीन, चंद बरस पहले लाहौर के पांडु नगर के एक मकान में खतों का एक पुलिंदा मिला। सारे खत एक ही शख्स के लिखे गए थे और एक ही पते से आए थे। किताब घर, गेट में हीरा, जलंधर, पंजाब। दिसंबर 30, 1947, मकान नंबर 32, पांडु स्ट्रीट, कृष्णनगर, लाहौर के रहने वालों के नाम, जनाब आली। ये खत मैं आपको इस उम्मीद पे लिख रहा हूं कि आप ये ख्याल ना करेंगे कि एक हिंदू आपको खत लिख रहा है, बल्कि एक इंसान होने के नाते मेरी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे। मैं जब आखिरी दफा 17 सितंबर अपने घर 32 पांडु स्ट्रीट, कृष्णनगर में दाखिल हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरा घर किसी और के नाम हो गया है। मेरे घर की, बल्कि उस घर की जो अब आपके नाम है। बैठक की अलमारी के पास एक लोहे का संदूक पड़ा है जिसमें मेरे कुछ बहुत अहम कागजात हैं। मेरी और मेरी बीवी की बैंक की पासबुक, बीमा कंपनियों की रसीदें और घर की रजिस्ट्री। मैं यहां बेघर और बेसहारा हूं। अगर आप मेहरबानी करके वो कागजात मुझ तक इरसाल कर दे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। 9 फरवरी 1948। मेरे मोहतरम और रफीक मोहम्मद लतीफ़ साहब, मुझे आपकी इरसाल करदा रजिस्ट्री मिली। मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरा मकान एक ऐसे शख्स को अलॉट हुआ है जो सच्चे मानों में एक मुकम्मल इंसान है। लतीफ़ साहब, मैं आपके काम के सिलसिले से डाक खाने गया। उधर का सब पोस्ट मास्टर एक सिख है जो पाकिस्तान से आया है और उसमें शराफत नाम की भी नहीं है। मैंने जैसे ही आपके नाम का जिक्र किया, उसने मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। अब ऐसे हालात में मैं भी वापस लौट आया। लतीफ़ साहब, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि एक दिन गांधी जी की कोशिश रंग लाएगी,
और एक दिन हम अपने घर वापस जा सकेंगे। पर एक कमीने और रजील इंसान ने उस अमन के देवता को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया, और उसके साथ ही उस उम्मीद की आखिरी शमा भी खामोश पड़ गई। खुदारा ना बोलो ये मनहूस बोली, भला कौन मारेगा बापू को गोली। जमी ऐसी बातों से थर्रा गई है, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है। हाजरीन, अब सुनिए किस्सा लखनऊ के हवलदार गुलाम अली लिम्ब फिटर का। सन 47 के बंटवारे के वक्त सरकारी अफसरों और फौजियों को यह इख्तियार दिया गया कि वो दो नई सरकारों में से किसी एक को चुन ले। तो रावलपिंडी के करीब चक लल्ला में पोस्टेड लखनऊ के हवलदार गुलाम अली, जो एक खास सरकारी एजाज पर बरतानिया से लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग लेकर आए थे, उन्होंने जैसे ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की, तभी रावलपिंडी में नस्ली फसादात शुरू हो गए और उन्हें इख्तियार वक्ती तौर पर पाकिस्तानी आर्मी में ड्राफ्ट कर लिया गया। 2-3 बरस के बाद एक जूनियर पाकिस्तानी अफसर ने उनकी फाइल में देखा कि ये तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद थे। उन्हें फौरन नौकरी से बरतरफ किया गया, हिंदुस्तानी शहरी करार दिया गया और हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिया। तो जब वो खोखरा पार बॉर्डर की इस तरफ पहुंचे, तो परमिट ना होने की वजह से हिंदुस्तानी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। साल भर के बाद उन्हें पाकिस्तानी शहरी करार देकर वापस रिपोर्ट कर दिया। अब जब वो पाकिस्तान पहुंचे, तो उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत की अर्जी दाखिल की। अर्जी नामंजूर हुई, बात अदालत तक पहुंची और उन पर मुकदमा चला। एक तवील 7 साल के अर्जे के बाद मुकदमा खारिज हुआ और उन्हें हिंदुस्तानी शहरी करार दे दिया गया। अब जब मुकदमा खारिज हो गया, तब गुलाम अली ने कहीं से रिश्वत देकर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किया और उसके बिना पर हिंदुस्तान लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियत के लिए अर्जी दाखिल की। यूपी सरकार उनकी अर्जी पर साल भर बैठी रही और साल भर के बाद उन्हें पाकिस्तानी शहरी करार देकर वापस रिपोर्ट कर दिया। तो अब जब गुलाम अली लिम्ब फिटर पाकिस्तान पहुंचे, तो पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें लाहौर के एक हिंदू शरणार्थी कैंप में डाल दिया। अब कैंप में बैठकर गुलाम अली ने शुरू की अर्जियों की बौछार, जो उन्होंने भेजा इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को, यूपी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस को भी। हर अर्जी में उनका यही इसरार था कि उनको खास सरकारी एजाज पर बरतानिया लिम्ब फिटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया था, तो इसलिए उन्हें लिम्ब फिटर की पोस्ट पर बाइज्जत व तौकीर बहाल किया जाए। तो हाजरीन, अब शुरू होता है फाइलों का गड़बड़ झाला। हवलदार गुलाम अली की फाइल इंडियन हाई कमीशन से फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री वापस डिफेंस मिनिस्ट्री, यूपी सरकार चक्कर लगाने लगी। डिफेंस मिनिस्ट्री को गुलाम अली के कागजात ही नहीं मिल रहे थे। फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना था कि हम इन्हें इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे तो दें, पर पक्ष ये लगाया कि अगर हिंदुस्तानी आर्मी उन्हें लिम्ब फिटर की जॉब पर ड्राफ्ट नहीं करेगी, तो उनके आने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। इंडियन आर्मी का ये कहना था कि चूंकि वो पाकिस्तानी आर्मी में नौकरी कर चुके हैं, तो इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी आर्मी में नौकरी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमदर्दी तो हिंदुस्तानी नौकरशाही को गुलाम अली के साथ बहुत थी, पर मसला ये था कि अगर एक को रियायत दे दी गई, तो उसके बहाने लाखों पाकिस्तान गए मुहाजिर मुसलमानों के लिए भी तो वापस आने के रास्ते खुल जाते। गरज के हाजरीन, 12 साल की मेहनत और मुशक्कत, फाइलों की अदला बदली और आमद और रफ्त के बाद हिंदुस्तानी नौकरशाही ने एक तरीका निकाल ही लिया गुलाम अली को हिंदुस्तान लाने के लिए। फैसला यह हुआ कि हवलदार गुलाम अली को स्पेशल पासपोर्ट पर हिंदुस्तान बुलाया जाए, मगर शर्त यह रखी कि वो कभी भी हिंदुस्तानी शहरियत के लिए अर्जी दाखिल नहीं करेंगे। उनके गतिविधियों पर खुफिया विभाग नजर रखेगी और उनको हर साल अपनी अर्जी को लोकल थाने में ले जाकर
रिन्यू करवाना पड़ेगा। गुलाम अली की आखिरी फाइल में ये लिखा पाया जाता है, नाम गुलाम अली, जाय पैदाइश हिंदुस्तान, शहरियत नामालूम। दो जुदा हो गए धड़ों के बीच एक कटा हुआ अज़, गुलाम अली लिम फिटर का धड़। हाजरीन, आखिर में पेश हैं बंटवारे के 25 साल बाद आजाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान लिखा गया एक और खत। अजीज अस जान सादत निशान बरखुरदार कामरान, ये खत मैं आपको शेख सिद्दीक हसन के लड़के के मारफत लंदन भेज रहा हूं कि शायद तुम तक कराची पहुंच जाए। बेटा, वहां से खबर कम कम आती है, और जो खबर आती भी है तो उस पर एतबार करने का मन नहीं करता। हाल ही में खबर आई कि रज्जू कसाई का बेटा लाहौर जाकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, और नाम के आगे सैयद लिखने लगा है। फिर खबर आती है कि मोहसिन की नवासी ने गैरों से शादी कर ली और मोटर कार में आगे बेपर्दा बैठती है और पूरे खानदान का नाम रोशन कर रही है। फिर शेख सिद्दीक हसन दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि पाकिस्तान में सब सोशलिस्ट हो गए हैं और प्याज 5 रुपए सेर बिक रहा है। सुनकर बेटा दिल धक से रह गया, लेकिन फिर ख्याल आया कि शेख सिद्दीक हसन तो पुराने कांग्रेसी है, पाकिस्तान से जो खबर लाएंगे बुरी ही लाएंगे। मगर फिर बेटा एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर उन सारी अफवाहों की तरदीद हो गई। खबर ये आई कि पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है और जोर शोर से उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। सुनकर बेटा दिल को बहुत तस्कीन पहुंची। प्यारे मियाँ, हमारे खानदान की तरफ से सन 47 के फसादात में चढ़ने वाली पहली भेंट थे। मैंने तब से लेकर अब तक का हिसाब लगाया है। हमारे खानदान से कुल 31 अफराद हलाक हुए हैं। 7 को अहले हनूद ने हिंदुस्तान में कत्ल किया, 14 पाकिस्तान जाकर बिरादरान इस्लाम के हाथों अल्लाह को अजीज हुए, और बाकी अपनी मौत मारे गए। बेटा, मुशाहिदे में आया है कि तिनके टूट कर बिखर गए तो बिखर गए, तितर बितर तिनके को कभी जमा होते देखा नहीं गया। मगर कोशिश करना इंसान का फर्ज है। अब जब दरवाजे खुलने लगे हैं तब तुम भी एक चक्कर लगा जाओ, अपनी सूरत दिखा जाओ। तुम्हारे चची का तकाजा कि अकेले ना आना, अपनी दुल्हन को भी साथ लेकर आना। हाँ मियाँ, अकेले ना आना, ताकि हम भी तो देख ले कि तुम्हारे बच्चों में से कौन गोरा है और कौन काला। बेटा, मैं तो अब बस उड़ते पत्तों का मातमदार हूं, और क्या लिखूं। तुम कम लिखे को बहुत जानो। दुनिया में आके मियाँ बहुत कुछ देखा, जो नहीं देखना था वो भी देखा। अब बस आंख बंद हो तो वो देखे जिसे देखने की एक मुद्दत से आरजू है। तुम्हारा दूर अफ्तादा चचा कुर्बान अली। किससे कहे कि हम पे जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ अजीजों से घर दश्त भर गया। दुनिया से दोपहर में मेरा घर का घर गया। बेटा जवान कत्ल हुआ, भाई मर गया। बनती नहीं जब आती है किस्मत बिगाड़ पर, टुकड़े हो घर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर। टुकड़े हो घर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर, टुकड़े हो घर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर।
जिनाब